वेलकम एवरीवन टू ब्रिगेडियर डिफेंस अकेडमी यूट्यूब चैनल। जय हिंद। मैं आपका देव सर आज आपके बीच फिर से हूं। आप लोगों ने वो एक पोयम सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसका जीता जाता एग्जाम्पल है समर्थ भारद्वाज, हु गॉट रिकमेंडेड इन 31 एसएसबी जलंधर। और इन्होंने एनडीए 2 सितंबर वाला एग्जामिनेशन दिया था। इनका कोर्स है एनडीए 152 और आज हम लोग इनसे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले एनडीए 151 कोर्स के लिए रिकमेंड हुआ था रुद्राक्ष सिंह राठौर, जिनका इंटरव्यू आप देख चुके हैं। नाउ समर्थ भारद्वाज इज अमंग अस। समर्थ, कैसा लग रहा है एनडीए में फाइनली रिकमेंड होने के बाद? टू बी ऑनेस्ट, अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ड्रीम था हमेशा से कि एनडीए में जाऊँ, लेकिन जब हो गया तो सबसे पहले तो सरियल सा लगा था ये ऐसा हो गया कि नहीं होगा। बस हाँ, अब बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। तो आज समर्थ हमारे व्यूअर्स को आज अपनी जर्नी के बारे में बताना है आपको, ठीक है? और जर्नी में जो पढ़ाई वाला जो पोर्शन था, वो जब समर्थ ने रिटन क्वालिफाई करा था तो उसका इंटरव्यू पहले ही हम लोग ले चुके हैं। जिन बच्चों को भी वो वीडियो देखना है कि कैसे अपनी तैयारी करनी है फॉर रिटन एग्जामिनेशन, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन आज कुछ अलग पूछूंगा। एनडीए का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले आपने 12th अपियरिंग में एक सितंबर वाला एग्जामिनेशन दिया था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका। यस सर। फर्स्ट अटेम्प्ट समर्थ का क्लियर हो गया था, लेकिन एसएसबी नहीं निकली। वो फेस कैसा था? मतलब एक तो ऐसा था कि मैं एकदम नया हूँ, तो उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि एसएसबी में होने क्या वाला है आखिर। पर जब एसएसबी दिया तो थोड़ा बहुत आइडिया पता चल गया कि हाँ, व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम मी। तो उसी पे मैंने वर्क किया था। अब जैसे आज सोचोगे कि बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उदास हो जाते हैं, तो ऐसा मेरे को लगता नहीं कभी कि मैं उदास रहूँगा। थोड़ी देर के लिए तो हुआ था कि ऑब्वियस सी बात। पर फिर बाद में मैंने सोचा कि उदास होकर भी क्या ही होगा, थोड़ा हार्ड वर्क करूँगा तो बस हो जाएगा। आपकी एसएसबी कौन सी थी सितंबर वाली? बैंगलोर थी। बैंगलोर थी। और फर्स्ट डे स्क्रीन आउट होने के बाद मेरी समर्थ से बात हुई। हंसते हुए, जैसे हमेशा से इनका नेचर रहा है, हंसते हुए बताया सर स्क्रीन आउट हो गया। मेरे को लगा कि डिसअपॉइंट होगा, कह रहा है सर थोड़ा बहुत तो दुख है, लेकिन कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा। नाउ केम द एनडीए अप्रैल एग्जामिनेशन, जो कि आपने अपने बोर्ड्स एग्जाम के साथ साथ दिया। उसके बारे में बताइए व्यूअर्स को कि क्या रहा फिर उसमें। और रिटर्न तो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो मेरे को पहले तो बता दें कि नहीं होने वाला है, क्योंकि बोर्ड्स पे अगर मैं हमेशा से रहा कि हमेशा एक बार में सिर्फ एक चीज़ पे मैं फोकस करके चलता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंस देना पड़ता है सर। और मैंने ये सोचा था कि अगर बोर्ड्स को मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने बोर्ड्स को भी इंपॉर्टेंस दिया, तो उसमें अच्छे मार्क्स आए। फिर उसके बाद जाके एनडीए का अगला अटेम्प्ट मैंने दिया तो हो गया था ऐसे। अच्छा, मैं समर्थ की बात बताऊं। समर्थ इंस्टाग्राम पे लोगों को नोट्स भी शेयर करता था। एक पेज के अंदर सारे फॉर्मूलेस की छोटे छोटे नोट्स बनाता था। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स एक पन्ने में कवर कर रखा था और ये शेयर करता था इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह पे। मैं तो एक्टिव था इनके साथ और मैं देखता था कि कितने एफर्ट्स दे रहा है। अपनी तैयारी तो कर ही रहा है, दूसरों का भला भी कर रहा था। तो समर्थ, जैसा आपने बोला कि एक टाइम पे एक चीज की तैयारी करनी चाहिए। नाउ कई सारे बच्चे दो नाव में पैर रख के चलते हैं, तो क्या वो लोग सही कर रहे हैं? सर, अब मैं अपने हिसाब से बताऊंगा तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पर जब अगर आप किसी बंदे को इंडिविजुअली देखते हो तो उसको लगता है कि वो सही कर रहा है, क्योंकि उसको भी जिसने मोटिवेट किया होगा ये करने को, वो भी पास नहीं हुआ था। और जब वो भी खुद कर रहा है तो उसके लिए भी मुश्किल है सर। ऐसा इसलिए होता है ना मेरे हिसाब से कि अगर आप दो चीज़ों को देखोगे, ऑब्वियसली उनमें डिफरेंस आएंगे ही आएंगे। जैसे आप मान लीजिए एनडीए के साथ आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई एक हायर लेवल का है और एनडीए थोड़ा लोअर लेवल का देते हैं मैथमेटिक्स वगैरह। तो मेरे को क्या लगता है, अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनडीए हल्का थोड़ा इजी हो जाता है, थोड़ा इजी। पर फिर आप ये भी नहीं बोल सकते कि एनडीए में सिर्फ मैथ्स तो है नहीं। तो यहाँ पर जीएटी वाला सेक्शन नहीं पार कर पाता जेई वाला बच्चा। ये बात, ये अगर आप देखोगे ना किसी भी कंपटीशन में, वो एक एक चुनिंदा चीज मांगते हैं बंदे में। बिल्कुल। और अगर आप ये सोच के चलोगे कि इसका प्रिपरेशन करूंगा तो साथ में ये वाला भी हो जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इस टाइम पे जब आप देखते हो, मैं इसलिए ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछ रहा हूं या फिर रुद्राक्ष से पूछा था क्योंकि ये लोग फाइनली रेकमेंड हो चुके हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में बात करूंगा मैं समर्थ से, लेकिन
अभी जो बच्चा सेलेक्ट हो चुका है, जिसका कोर्स स्टार्ट होने वाला है एनडीए 152 का खड़कवासला में, अगर वो कुछ ओपिनियन दे रहा है अपना, तो थोड़ा सा अगर आप लोग उससे अडेप्ट कर सकते हैं तो प्लीज करिएगा। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे आपके सामने हैं जो तैयारी कर रहे हैं। कोई डिमोटिवेट हो जाता है, कोई बहुत ही ज्यादा पढ़ाई कर रहा होता है लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहा होता है। आप अगर 11th या फिर 12th में जो बच्चे आने वाले हैं या फिर जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं हाउ टू क्रैक एनडीए, तो आप क्या दोगे? सो एडवाइस तो हमेशा सिंपल ही होता है, कोई भी पेपर हो, सिर्फ एनडीए नहीं, कि अगर आप अपने हार्डवर्क को सही जगह पे चैनल करोगे तो कोई सा भी पेपर क्लियर हो सकता है। एनडीए का भी देख लीजिए, एनडीए रिटर्न क्लियर करना उतना मुश्किल नहीं है जितना एसएसबी क्लियर करना है। तो अगर आप रिटर्न पे इतना ज़्यादा फोकस करोगे कि पहाड़ तोड़ने वाला काम करोगे तो वो मेरे ख्याल से ओवरकिल टाइप का हो जाएगा। तो एनडीए के लिए आपको मॉडरेट प्रिपरेशन करना है, क्योंकि जितना भी सिलेबस आएगा वो 10th तक का है मेन, और 11th-12th का मैथ सिलेबस। तो सर मेरे हिसाब से अगर आप एनडीए में मॉडरेशन में काम करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। कई लोग बच्चे सर पकड़ लेते हैं, सर नहीं निकलेगा मुझसे, एकदम हार मान लेते हैं, अभी 11th में ही है। ऐसे बच्चों को लिए क्या कहोगे आप? मैं तो कहूँगा सर अभी 11th में हो, थोड़ा अपना दिमाग शांत रखो बस। एनडीए कोई ऐसा, मतलब आप ये सोच के चलो कि एनडीए बहुत ज़्यादा लेवल 100 वाला बॉस है तो वो तो ये कोई नहीं सकता ना। अच्छा, मेहनत तो सर करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। आपका रिटन क्वालिफाई हो रहा है, स्टार्टिंग से आप एक प्रॉपर गाइडेंस में चले कि हाँ ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, आपने उतना पढ़ा उतना छोड़ा और आपका रिटन क्वालिफाई होने लग गया। लेकिन आप भी जानते हो 8 लाख बच्चे रिटन के लिए बैठते हैं और मात्र 8,000 बच्चे रिटन क्वालिफाई कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या पेपर टफ आ रहा है या बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन गलत है? सो मेरे ख्याल से पेपर का भी टच नहीं होता है। तो अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे तो कोई ऑब्वियसली सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे। हम डायरेक्शन इन द सेंस कि एनडीए के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सोच के चलना पड़ेगा कि हाँ मैं कैसे अप्रोच रखूँगा, क्योंकि एनडीए कोई मतलब वैसा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है कि आपको हमेशा फुल मार्क्स लाने हैं। जैसे नीट वगैरह होता है वो सब बहुत ही हार्ड होते हैं कि नीट हो गया, जेई हो गया, ये बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, पर एनडीए में ऐसा नहीं है। एनडीए में तो बस कट ऑफ निकालनी है। अच्छा, कई बच्चे और कई टीचर्स बच्चों को फिजिक्स के लिए हैलिडे रेसनिक लगवा रहे हैं, एडॉल्फ लगवा रहे हैं। आपने फिजिक्स के लिए क्या पढ़ा था ये बता दीजिए बच्चों को। मैं तो कुछ नहीं बताते हैं, फिजिक्स का तो 10th तक का ही था, मतलब बेस तो था ही। हाँ। फिर बाकी जो एकेडमी से जो बुक मिली थी वही वाली पढ़ता गया सब, बाकी तो कुछ करा ही नहीं था। अच्छा, ये रिटन का जो आपने पूरी की पूरी ब्रीफ में आपने एक्सप्लेन कर रखा है वो तो दूसरे वीडियो में, उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ यू क्लियर द एनडीए सेकेंड एग्जामिनेशन और उसके बाद आप एसएसबी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। एसएसबी आपकी जलंधर में पड़ी थी, उस टाइम पे ठंड भी थी, कोहरा भी था। अब एसएसबी का जो आपका फेज था वो कैसा रहा? आपके साथ आपके पापा गए थे एसएसबी के लिए, वो भी टेंशन में थे। आप किस फेज में थे उस टाइम पे, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए बच्चों को। तो सर जब मैं जा रहा था, हम लोग 15th को निकले थे, 17th को मेरा एसएसबी था, तो 15 के शाम को निकल गए थे। रात भर पापा रात में ड्राइव करते ज़्यादा था, तो रात भर पापा ने ड्राइव किया। कोहरा तो बहुत ज़्यादा था पंजाब एरिया में। तो जब कोहरे से बाहर आए 16 जब वहाँ पे जलंधर पहुँचे तो जो रास्ता है तो सेंटर के सामने से होके निकलता है, तो मैं सेंटर देखते हुए गया था। फिर आगे से जब हम जहाँ पे रुके थे वो जगह काफ़ी अच्छी थी, एकोमोडेशन का भी अच्छा था ताकि मेरे को रेस्ट मिल पाए। पापा यही चाहते थे बस। तो पापा मैंने देखा था पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट था ये। फिर मैंने क्या किया था सर, उस टाइम पे मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे कुछ एसएसबी के बारे में, बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं अब एसएसबी के बारे में कुछ नया प्रिपेयर करने को सोचूंगा तो वो तो सब ऊपर से जाएगा ही जाएगा और पुराने वाले का भी बेस थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो मैंने उस टाइम पे बस रेस्ट किया, फोन में 2-4 गेम खेले और वही अपना डेली रूटीन किया, टाइम पास वाला थोड़ा सा। अच्छा, पापा ब्रिगेडियर सर के साथ भी लगातार कॉल पे बने हुए थे, उन्होंने मेरे को भी कॉल करा था और आपके बारे में बताया भी था कि आप एसएसबी से पहले खाना वाना नहीं खा रहे थे। थोड़ा तो टेंशन थी कि नहीं थी? सर खाना मैं उस वजह से नहीं खा रहा था। अच्छा, एक्चुअली खाना खाने का मेरा रीजन ये था, मैं थोड़ा ओवरवेट था उस टाइम। अच्छा, ओवरवेट थे? हाँ जी सर। हाँ, मेरा वेट उस टाइम पे 73 या 74 चला गया था और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया था। ओके ओके।
तब उस वजह से मैंने सोचा कि अगर एसएसबी क्लियर हो जाता है तो मेडिकल में अनफिट ना हो जाओ किसी वजह से। अच्छा। तो मैंने थोड़ा कंट्रोल किया था उस खाने पे। अच्छा, एसएसबी के अंदर तो कोई कमी नहीं छोड़ी ना? नहीं सर, स्टार्टिंग किया तो करी थी। अच्छा, खरीदी। अच्छा, नाउ आपका स्क्रीन इन हुआ, जब आप स्क्रीन इन हो चुके थे उसके बाद आपका फोन वगैरह ले लिया गया था, तो उस टाइम पे आपने कैसे इन्फॉर्म करा था फादर को? सर पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी पूरे टाइम में, बहुत ही ज़्यादा मतलब। और मैंने पैंट से शर्ट रख रहा था क्योंकि मेरे को क्या था कि अच्छा दिखना है। हाँ। तो जैकेट भी मैंने अंदर रख रखा था। फिर जब स्क्रीन हो गए सब, मतलब जहाँ पे बिठाया था वो भी ठंडा ही एरिया था। तो आने के बाद जब हमें फ़ोन दिया नहीं गया था उस टाइम पे भी, स्क्रीनिंग के बाद भी हमें फ़ोन नहीं मिला था। तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए जा रहे थे तो मैंने सर से बोला, सर मेरे पापा बाहर से नहीं होंगे, क्योंकि मैं जानता था पापा को, वो तो बाहर ही वेट कर रहे होंगे, कभी कुछ भी हो जाए। तो मैंने बोला सर पापा बाहर वेट कर रहे होंगे, एक बार कॉल करके बता दे दो बस। तो मैंने बोला साइबर कैफे से जाके कर लो। मैं चला गया था साइबर कैफे से बात करा था फिर मैंने। तो मेरे को नंबर ही से पापा का याद था, तो मैंने पापा को फ़ोन करके बता दिया, उनसे बोल दिया कि एक बार सर को बता देना। तो उन्होंने प्रीवियस साइबर को बता दिया होगा। फिर उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे मेरे को फ़ोन मिला था गैजेटेड ऑफिसर के लिए, तब मैंने आपको फ़ोन किया था। ठीक है, जो इन्होंने मेरे को कॉल किया था उसका जो स्निपेट है, अगर रिकॉर्डिंग होगी, मैं कार में था उस टाइम पे, ट्रैवल कर रहा था, तो अगर वो रिकॉर्डिंग होगी तो वो मैं इंसर्ट करता हूँ। आप 5 दिन वहाँ रहे, फिर फाइनल डे कॉन्फ्रेंस हुआ। कॉन्फ्रेंस वाले दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर कॉन्फ्रेंस वाला दिन तो सर एक्चुअली ये हुआ था ना मेरे साथ कि 4-5 दिन में मैं बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे घुल मिल सा गया था। वहाँ Friendly हो गए थे। इन्वायरमेंट मेरे लिए बहुत फ्रेंडली टाइप का हो गया था, तो मेरा स्ट्रेस बिल्कुल चला गया था। मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखिए कई लोग सोचते हैं कि मैं फ्रेंडली हो गया था। दिस इज एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी कि आप कहीं पर बाकी लोगों के साथ घुल मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल, दे आर वेरी इंट्रोवर्ट। आप उनको बैठा देंगे, उनको बहुत नॉलेज है, सब कुछ है, बट दे आर नॉट फ्रेंडली। तो आप एक ऑफिसर का तो काम यही होता है ना कि अपने साथ सबको लेके चलना है। दैट इज द ऑफिसर लाइक क्वालिटी इन यू एंड वी हैव सीन इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप जानते हो ये बात। नाउ कॉन्फ्रेंस में जब फाइनली आपका चेस्ट नंबर बताया गया दैट यू हैव बीन रिकमेंडेड, क्या फीलिंग थी अंदर से? एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मेरे से पहले 10 बंदे रिकमेंड हो गए थे। अच्छा, ओके। तो मैं को एकदम ये तो होपलेस टाइप का हो गया था, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। हाँ, मैंने यही बोला था कि लास्ट के 2 बंदे बचे हैं बस। ओके। फिर मेरा 11th नंबर में मेरा चेस्ट नंबर आया था और इतना रिलीफ हुआ था ना सर। वहाँ पे मतलब फिर पता ही नहीं चला किससे जाके गले मिल रहा हूँ, किससे जाके मतलब हाथ मिला रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा था सर। फिर ओके, मैम भी आई जब हाथ मिलाने, तो बहुत जोर से मैंने उनके बोलने से पहले थैंक यू बोल दिया। वो कांग्रेचुलेट करी नहीं, मैं पहले थैंक यू बोल दिया था। अच्छा, सी दैट इज बिकॉज ऑल योर हार्ड वर्क वाज शोन इनटू अ रिजल्ट। Yes, sir. तो वो तो होनी ही थी वो फीलिंग। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतना हार्ड वर्क करिए कि जो उसका फ्रूट होगा, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो इस तरीके से, इस अफेक्शन के साथ। नाउ यू गॉट रिकमेंडेड और फाइनली आपने बाहर आए। उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस मैं बाकी व्यूअर्स के लिए भी रखना चाहूँगा। बहुत सारे लोग वो करते हैं, ऑनलाइन जूम सेशंस करते हैं जिसमें आप भी बैठे थे, और उसमें जो बच्चे रिकमेंड नहीं हो पाते हैं वो भी अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं। उनके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे सर? और पूरा डिटेल में बताइएगा कि क्या था वो चीज। एक्चुअली हुआ ये था कि जब हम लोगों को फोन मिला गया, मतलब रिकमेंडेशन काफी दिनों बाद, मेडिकल जब खत्म होने वाला था तब हमको फोन दिया गया था ताकि हम लोग टिकट वगैरह कर सके अपने जाने के। तो तब एक हमारे में से हम लोगों में से एक रिकमेंडेड एक बालक था जो ऐसे ग्रुप्स में था जिनमें जूम पर चलती रहती है। तो हमने उसी के फोन से एक जूम कॉल एंटर किए। अच्छा, हमने देखा कि भैया क्या बता रहे हैं ये लोग, बहुत ही नामी गिनामी लोग हैं ये लोग, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, हम नाम नहीं लेंगे। अब बताइए। हाँ, फिर हुआ ये था कि जब उनका सेशन चल रहा था तो मतलब वो करते क्या है कि बिल्कुल वैसा प्रोसेस रखते हैं कि जैसे एसएसबी में चलता है वैसा प्रोसेस, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस डालते हैं। हाँ। ठीक, स्क्रीनिंग करेंगे हम लोग। अच्छा, फिर अपना फोटो भेज दिए, स्टोरी लिख ली सबने, फिर डिस्कस करेंगे सब लोग। अच्छा, एडिट करेंगे सब लोग। और जो मतलब जिस बंदे ने मीटिंग रखी होती है, हाँ, वो अपने आप को ऐसे समझता है। अच्छा, अ स्टूडेंट हु हैज नॉट नेवर बीन इनटू एन एसएसबी वो अपने आप को एसएसआर बनते हैं। सर बनते हुए तो ऐसे एसएसआर है कि मतलब
इतनी झाड़ इंग्लिश फूकते हैं सर, क्या बताऊँ मैं तो सोचता यार ये बंदा क्या कर रहा है, इतना एटीट्यूड कहाँ से। लाइक आई टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, ऐसा वाला। बहुत भयंकर इंग्लिश आते हैं, मतलब फ्लुएंसी नहीं होती है, हाँ। तो बस इंग्लिश इंग्लिश आते रहते हैं, पता नहीं क्या। बट अच्छी खासी वोकैबुलरी का उनके पास कंटेंट होता है जो वो पूरा डिस्प्ले करते हैं। हाँ। ऐसा है, मतलब वोकैबुलरी का कंटेंट नहीं होता, वो एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं। अच्छा, एक दो वर्ड सीख लिए, लाइक इम्पेकेबल, Yes, sir. ठीक है। और फिर सर जब हमारी बारी आई, मतलब जो मेरा दोस्त की बारी आई, तो मैंने बोला कि मैं बोलूँगा, मैं थोड़ी बात करता हूँ इंग्लिश में। हाँ। तो ऑब्वियसली सर जब आप इस चीज़ से गो थ्रू कर जाते हो, एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई था हमारा, क्योंकि कॉन्फिडेंस हो गए थे। See, you have already entered into the phase of becoming an officer. कुछ फेज बचा नहीं था, आप फाइनली रिकमेंड हो चुके हो, और अब आपके पास सिर्फ मेडिकल बचा हुआ था, मेडिकल का रिजल्ट वेट कर रहे हैं आप। तो यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग तो हो गई उन लोगों से, तो उसके बाद क्या रहा आपका? तो उसके बाद सर, और एज ऑब्वियस सर हमने स्क्रीनिंग में डोमिनेट कर दिया। हम लोग 3-4 बंदे थे, तो 10/10 हम बोल रहे थे, तो एज ऑब्वियस हमने डोमिनेट किया। अब बीच में हमने उस एसएस सर से भी क्वेश्चन पूछा, भाई कौन से एसएस रिकमेंड हुए थे। हाँ जी। तो जिसका जवाब हमारे पास आया कि वो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ 3 बार। अच्छा, ओके। यस सर। तो फिर हमने उनसे पूछा भी, तो भैया आपको कैसा लगा कि कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होना होता है। तो सर वही बस थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी थी, तो हमने उसको भी थोड़ा बोला कि भाई देखो, ये करना भी देखो गलत है, आप बंदों को फॉल्स होप दे रहे हो कि जब आप नहीं हो पाए तो आप ये भी नहीं कह सकते बंदों की हाँ भाई तेरा होगा ही होगा। एग्जैक्टली। सी देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा हूं, बस एक चीज है कि आप लोग गाइडेंस उन्हीं से लीजिए जो खुद रिकमेंड हो रखे हैं। एंड सी, अगर मैं समर्थ से कहूं कि समर्थ गो एंड टीच स्टूडेंट्स अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो भी गलत है। मानते कि नहीं मानते? जो जिसका फील्ड है वो उसी में रहना चाहिए। लाइक जो एसएसबी का कंटेंट है, अगर वो ब्रिगेडियर सर पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, वो उनका है, वो उनका जॉनर है। मेरा कंटेंट ये है कि मेरे को बच्चों को एकेडमिक्स में देखना है, ये मेरा जॉनर है। अब समर्थ बन चुका है ऑफिसर, उसने सारी चीजें अडेप्ट करके फाइनली सक्सेस पा ली है, तो वो उसका जॉनर है, ही हैज बिकम एन ऑफिसर। तो आप लोग भी, जो लोग ये देख रहे हैं, बच्चों को गलत फॉल्स होप्स मत दीजिए जबरदस्ती के। ये और आप बच्चों के लिए भी एक रिकमेंडेशन है कि ये जबरदस्ती के जूम सेशंस और फालतू के लेक्चरेट और ये आयो ये है, एसएसआर ये है, बच्चों के बहकावे में मत आइए। पहले जानिए कि कौन रिकमेंड हो रखा है और कौन नहीं हो रखा है, ठीक है। नाउ ऑल दिस टू बी समड अप, आप कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे कि हाउ टू बी मोटिवेटेड थ्रू आउट द जर्नी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इनटू एनडीए? सर मैं बस इतना ही बोल पाऊंगा, ये पिछले क्वेश्चन के लिए भी था कि अगर मैं भी किसी को मोटिवेट करूंगा ना, तो वो मैं अपने बेसिस पे करूंगा कि मैंने कैसा परफॉर्म किया था, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई मैंने ऐसा ऐसा किया था। पर मैं ये नहीं कह सकता कि भाई तुम भी ऐसा ऐसा हो जाओगे। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं जो सोच के चलता हूँ कि अपने को अच्छे से दिखाओ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही दिखाऊंगा कि मैं अपने आप में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कैरेक्टर में कोई एबरेशन नहीं कर रहा हूँ, तब तो जाके कि हाँ चांसेस बनते हैं। पर अगर आप ये सोच के चल गए कि उसने ऐसा किया था मैं भी उसकी तरह करूंगा, तो सर वो थोड़ा मुश्किल टाइप पे ही रहता है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हर कोई, किसी का जो तैयारी का तरीका होता है ना, वो सब कुछ अलग होता है। बाकी बच्चे इनका टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, ये किसी और का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते हैं। इनको सीरीज भी देखनी है, इनको ड्राइंग भी करनी है, पेंटिंग भी करनी है, गिटार भी बजाना है, तो इन सब चीजों के लिए ये अलग से टाइम निकाल रहे हैं और ऊपर से अपनी तैयारी भी साथ साथ करते चल रहे हैं, जिसमें कोई कमी नहीं आ रही है। अपने हॉबीज और इंटरेस्ट को भी मार नहीं रहे हैं, उसको भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो इनका टाइम टेबल अलग है। आप लोग भी किसी और के टाइम टेबल को मत फॉलो करिए, अपने लिए देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल है। बट हाँ, अपने रिसोर्सेस को बहुत कम रखिए। आप जहां से पढ़ रहे हैं ना, वो ये नहीं है कि आज आपने यहां से पढ़ा है, कल वहां से पढ़ोगे, परसों वहां से पढ़ोगे। कंटेंट बहुत अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लिमिटेड कंटेंट पढ़ते हैं और उसी को बार बार पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू अडैप्ट अ सिंगल सोर्स ऑफ नॉलेज और उसको बार बार पढ़ते जाइए, नॉलेज आपकी बढ़ती ही जाएगी। नाउ एनीथिंग फॉर द व्यूअर्स अबाउट द होल जर्नी, या कुछ भी आपको एनडीए के बारे में बताना है, क्या सपना था, कैसे पूरा हुआ, कुछ भी बताना है तो बोल सकते हो। बस इतना ही बोलूंगा कि अभी मैं ऑफिसर बना नहीं हूँ, आया हूँ, अभी ट्रेनिंग में जाना है ऑब्वियसली,
ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, पर गिव अप नहीं करना चाहता, गिव अप करूंगा भी बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी मुश्किल से तो जा रहा हूँ एक बार कि रिकमेंड हो गया। बच्चे मतलब बाकी सब लोगों को भी देखा था कि बहुत टेंस माहौल बनता है, पर कोई बात नहीं सर। मैं ये कहना चाहूँगा बस कि अगर आपको खुद में भरोसा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, पर अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं है आपके अंदर, तो बस खत्म है फिर तो। और एज फॉर प्रिपरेशन सबकी करने का तरीका अपना होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप दूसरों के पच्चीनों पे चलना चाहते हो तो पहले अपने पच्चीन भी बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज, यू हैव सीन दिस इंटरव्यू, अगर आप लोग यहां तक पहुंचे हो देन इट इज वेरी गुड, बट अगर आप लोग देखेंगे देन आवर कन्वर्सेशन was completely in हिंदी, बीच में इंग्लिश के 2-4 शब्द आए होंगे। नाउ समथिंग टू टेल अबाउट इंग्लिश, हाउ मच इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, और अगर मान लो कोई कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, लाइक वी पीपल वर कम्युनिकेटिंग इन हिंदी बिकॉज यहाँ SSB तो नहीं चल रही थी और आप भी कंफर्टेबल हो हिंदी में, लेकिन अगर आप बोलना चाहेंगे SSD के लिए, हाउ टू ओवरकम विद द फियर ऑफ इंग्लिश, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को? सर मेरा सजेशन सिर्फ इतना होगा कि इंग्लिश थोड़ी बहुत तो सबको ही आती है कि मैं अपने व्यूज टेबल पे क्रॉस रख सकूं, इतनी इंग्लिश ही चाहिए सर एक्चुअली। अगर आप ये सोचोगे बहुत हाई फाई ऑक्सफोर्ड लेवल की इंग्लिश बोलना चाहोगे तो फिर ना वो आपको समझ आएगी ना सामने वाले को। जी जी। ऑब्वियसली उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आई बिलीव कि अगर आप एक मॉडरेशन में इंग्लिश बोलोगे ताकि सामने वाला समझ पाए तो वो चलेगा। और आपको मान लो इंग्लिश में थोड़े कमजोर हो तो आप, मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन इज द की सर। कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश नहीं होता है, कम्युनिकेशन सिर्फ हिंदी भी नहीं होना चाहिए फिर कि आप थोड़ी हिंदी बोल रहे, थोड़ी इंग्लिश, बार बार इंग्लिश पे आने की पूरा अटेम्प्ट करो। हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को इंग्लिश आती है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े वर्ड्स नहीं आते हैं तो उसके लिए मैं भरपाई कर सकता हूँ। मैं अपने जो मतलब जो सामने बैठा है मैं उसको अपने व्यूज बता सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से ये होना चाहिए अपना अप्रोच। ओके, थैंक यू सो मच समर्थ। और आप में से किसी को भी कुछ भी क्वेरी है तो समर्थ की ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आप लोग उससे पहले कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरी है आप वहां पर पुट डाउन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। समर्थ जितनी भी क्वेरीज हो पूरी कर सकता है, उन सब की क्वेरीज का आंसर देगा, दैट टू इन वीडियो फॉर्मेट, या फिर हम लोग समर्थ को बुला लेंगे कि यूट्यूब के सारे सेक्शन में जाके कमेंट्स फिल आउट कर दे। ठीक है, जय हिंद एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।